हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग एक्सेस एयर के बारे से देखेंगे कि हाउ टू प्रोवाइड एक्सेस एयर इन बॉयलर पर हम लोग एक्सेस एयर क्यों प्रोवाइड करते हैं और एक्सेस एयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग देख लेंगे। तो जो भी हम लोग बॉयलर में फ्यूल यूज़ करते हैं, चाहे वो कोल हो, बीएफ गैस हो, सीओजी गैस हो या फिर पीसीएम हो, तो वो सारी चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक कंप्लीट कंबशन के लिए उसको एक्सेस एयर देने की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी हम लोग किसी बॉयलर में मान के चलो कि कोल को एंटर करा रहे हैं, ठीक है, फर्नेस में फ्यूल के रूप में हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, कोल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोल अंदर जाके जब फर्नेस के अंदर जब जलता है, टर्बुलेंस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ परसेंट जो कोल है वो पूरी तरह से जल नहीं पाता और वो अनबर्न गैस कहाँ चला जाता है, चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, अनबर्न गैस है, तो वो क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि नेचुरल के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको कम करना है, अनबर्न गैस को कम करना है। और अनबर्न गैस अगर ज़्यादा जाएगा तो भी प्रॉब्लम है कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी तो खैर दूसरा प्रॉब्लम है, पहला तो है कि सीओ को हम लोग को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने नहीं देना है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, जो अनबर्न गैस है या फिर कोल है, उसको कंप्लीट कंबशन के लिए जो एयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे बोला जाता है एक्सेस एयर। एक्सेस एयर मान के चलो कि आप 1 टन कोल को जलाने के लिए अगर आप 1 टन एयर दे रहे हो, ठीक है, तो एक्सेस एयर अगर आप 10% भी दे रहे हो तो ये क्या हो गया, 1 टन मतलब कि 100% आप एयर दे दिए। लेकिन अगर आप एक्सेस एयर 10% भी दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 110% एयर आप क्या करोगे, टोटल दोगे। तो यही जो 10% है वो क्या कहलाता है, एक्सेस एयर कहलाता है, जो कि किसी भी फ्यूल को कंप्लीट कंबशन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इस एक्सेस एयर को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, स्टोमैट्रिक या फिर थियोरेटिकल एयर बोला जाता है, ठीक है। स्टोमैट्रिक या फिर थियोरेटिकल एयर कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट कंबशन के लिए, उसी को ही बोला जाता है एक्सेस एयर। एक्सेस एयर में यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे जो कि कंप्लीटली आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर में आते हैं। वो सारी चीज़ के बारे से आज एक एक करके हम लोग देखेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए वीडियो का लाभ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सेस एयर फॉर डिफरेंट फ्यूल, अलग अलग फ्यूल के लिए हम लोग कितना कितना एक्सेस एयर रखते हैं उसके बारे से देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एयर, एक्सेस एयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आपके डीसीएस में तो एक्सेस एयर को दिखाता नहीं है ना, वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन परसेंटेज दिखाते रहता है। तो एक्सेस एयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे से देखेंगे। एंड गुड इफेक्ट ऑफ एक्सेस एयर, उसकी क्या क्या अच्छे इफेक्ट हैं, मतलब एक्सेस एयर देने से क्या इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट क्या गुड है, और बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेस एयर, और अगर एक्सेस एयर हम लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो उससे बॉयलर में क्या क्या हानियाँ हो सकती है उसके बारे से आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस एयर, एक्सेस एयर फॉर डिफरेंट फ्यूल, यहाँ पर एक मैं चार्ट बना दिया हूँ, इसको देखिए। एक्सेस एयर को कौन कौन से फ्यूल के लिए कितना कितना रखा जाता है वो चीज़ है। जैसे कि 1 kg ऑफ कोल को जब हम लोग जलाना है तो जलाने के लिए उसको कितना एयर की आवश्यकता होगी, 6.62 nm³ के बराबर उसको क्या लगता है, एक्सेस एयर इंक्लूडिंग 20%, मतलब 20% एक्सेस एयर देने के बाद कितना लगेगा, वो 6.62 nm³ एयर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में उससे जब 1 kg कोल जलेगा तो उससे कितना 7.73 मीटर क्यूब क्या रहता है, वो फ्लू गैस जनरेट करता है।
ये चीज़ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर 1 kg कोल को जलाएंगे तो कितना फ्लो गैस जनरेट होगा, 1 kg कोल को जलाने के लिए कितना एक्सेस एयर देने की आवश्यकता होती है, और 1 kg कोल को जलाने से कितना अपने को जलाने के लिए कितना एयर की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ के बारे से यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 1 kg ऑफ कोल अगर आप जला रहे हो, अगर 1 टन कोल जला रहे हो तो उस समय अगर स्टीम जनरेशन की भी बात की जाए तो याद रखना 1 टन अगर आप कोल जलाओगे तो 6.9 टन क्या करता है, वो स्टीम जनरेट करता है। और ये 6.9 जरूरी नहीं है कि कोल के हर कोल में जनरेट करे, ठीक है। कोल के कैलोरीफिक वैल्यू के अनुसार वो क्या हो सकता है, कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू फॉर फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है 1 nm³ COG को अगर हम लोग जलाएंगे तो वो कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 5.01 nm³ एयर की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ में 15% एक्सेस एयर दिया जाता है और इसके द्वारा 6.0 nm³ का क्या होता है, फ्लो गैस जनरेट होता है। आपको याद होगा अगर 1 टन अगर हम लोग COG को बर्न करेंगे तो ये कितना जनरेट करता है, स्टीम 5.35 टन स्टीम जनरेट करता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 5.35 टन स्टीम जनरेट करता है। अब इसमें और एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा, उसको याद रखना। 1 nm³ BF गैस को जलाने के लिए अपने को 0.82 nm³ एयर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में 15% एक्सेस एयर उस पर प्रोवाइड किया जाता है और इसके द्वारा 1.7 nm³ का क्या होता है, फ्लो गैस जनरेट होता है। और जब भी हम लोग BF गैस 1 टन ऑफ BF गैस को जब जलाते हैं तो ये कितना टन जनरेट करता है, 1 टन स्टीम जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है और COG की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 5 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 kg ऑफ PCM का फुल फॉर्म होता है पिच क्रियोसेट मिक्सचर, ठीक है। 1 kg PCM को जलाने के लिए हम लोग को 13.4 nm³ क्या है, एयर की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ में इसमें 20% एक्सेस एयर दिया जाता है और इसके द्वारा 14.2 nm³ का क्या होता है, वो फ्लो गैस जनरेट करता है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्लो गैस जनरेट कौन करता है, यहाँ पर PCM करता है, पिच क्रियोसेट मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा 12.8 टन स्टीम जनरेट होता है, ठीक है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 से लेके 12,000 तक होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखिएगा। और 1 किलोलीटर अगर हम लोग स्टीम जनरेट 1 किलोलीटर अगर हम लोग PCM को जलाएंगे, 1 किलोलीटर अगर हम लोग PCM को जलाएंगे तो कितना स्टीम जनरेट करेगा, 12.8 टन स्टीम जनरेट करेगा। अब एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के अनुसार वो तो स्टीम जनरेशन करेगा ही, साथ ही साथ अगर फीड वाटर टेम्परेचर जो होगा वो 125 डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो हम लोग बॉयलर की इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो बॉयलर का अगर इफ़िशियंसी अगर 85% से ज़्यादा होगा तब जाके ये इस स्टैंडर्ड साइज में हम लोग इतना टन स्टीम जनरेट कर पाएंगे। पता चल रहा है बॉयलर का एफिशिएंसी कम है तो इतना स्टीम जनरेट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक स्टैंडर्ड है, अगर फीड वाटर का टेम्परेचर 125 होना चाहिए और बॉयलर की एफिशिएंसी 85% होना चाहिए, तब जाके वो इतना स्टीम जनरेट करेगा। यहाँ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार, उसके बाद फिर आगे इसको मिटा के दूसरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट के लिए ले लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस एयर को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेस एयर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को फ्रॉम O2%, अगर आप ऑक्सीजन एनालाइज़र के बारे से नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैं ऑक्सीजन एनालाइज़र के बारे से बता दिया हूं और कैसे वहां से ऑक्सीजन को
चेक करते हैं फर्नेस पर, उसके बारे से और क्यों उसको कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसको वहाँ जा कर के देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन परसेंटेज कैसे होता है और कैसे उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन परसेंट से ही हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेस एयर को निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एयर, मान के चलो कि आपके फर्नेस में बॉयलर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट होता है, 2.5 to 3% तक का हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस एयर ऑक्सीजन परसेंट को मेंटेन करते हैं DCS पर। तो चलिए एक्सेस एयर के बारे से देख लेते हैं। तो एक्सेस एयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, एक्सेस एयर इक्वल्स टू क्या होता है, ऑक्सीजन परसेंट डिवाइडेड बाय 21 माइनस ऑक्सीजन परसेंट इनटू 100 के बराबर होता है। तो मान के चलो कि अगर आपके बॉयलर में 4% आप एक्सेस एयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, 3% आप एक्सेस एयर यूज़ कर रहे हो, 4 नहीं रखेंगे, 3% ले लेते हैं। तो ये कैसे होगा, 3% अगर एक्सेस एयर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेस एयर 3% एक्सेस एयर डिवाइडेड बाय 21 माइनस 3 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व, ये 21 क्यों रखे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 21% है। तो जितना ऑक्सीजन परसेंटेज है उसको हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू एक्सेस एयर बराबर क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 16.67 के बराबर क्या आ जाएगा, एक्सेस एयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग बॉयलर पे जो ऑक्सीजन का परसेंटेज दिखा रहा है 3%, मतलब उस बॉयलर में हम लोग कितना एक्सेस एयर दे रहे हैं, 16 कंप्लीट कंबशन के लिए वहाँ से कोई भी अनबर्न गैस बाहर ना जाए, इसके लिए उसको क्या दिया जाता है, कंप्लीट बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर के यहाँ पर ऑक्सीजन एनालाइजर के द्वारा क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं ऑक्सीजन परसेंटेज को। ठीक है, और इसी ऑक्सीजन परसेंट के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेस एयर को निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड इफेक्ट ऑफ एक्सेस एयर। सबसे पहले आप बताइए, अगर हम लोग एक्सेस एयर प्रोवाइड करेंगे, एक प्रॉपर सही तरीके से अगर एक्सेस एयर प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेटर कंबसन और लेस अनबर्न। कहाँ पर लिख दूँ इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग गुड इफेक्ट की बात करें तो गुड इफेक्ट में क्या आ जाएगा, बेटर कंबसन होगा, मतलब कि अनबर्न गैस बाहर नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेटर कंबसन होगा। और क्या होगा, बेटर कंबसन होगा, लेस अनबर्न इन एस हो जाएगा, लेस अनबर्न इन एस, मतलब कि एस में जाने वाले अनबर्न गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ में लेस CO जनरेशन, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम जनरेट होगा। तो CO कम जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, इंसान के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा और वातावरण के लिए भी हार्मफुल नहीं रहेगा। साथ ही साथ में इससे बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटर कंट्रोल टेम्परेचर एंड फर्नेस, और इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हम लोग गुड इफेक्ट की बात करें एक्सेस एयर की, तो बेटर क्या हो जाएगा,
बेटर कंबशन मिलेगा फ्यूल में, लेस अनबर्न गैस जाएगा एस के साथ में, लेस CO जनरेशन होगा, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम जनरेट होगा, बेटर कंट्रोल टेम्परेचर एंड एफिशिएंसी इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या है, उसके एक्सेस एयर के गुड इफेक्ट हैं। अगर इसी में हम लोग बैड इफेक्ट की बात करें तो बैड इफेक्ट की बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है इसमें भी। बैड इफेक्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बैड इफेक्ट के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहला तो हम लोग का बॉयलर की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इफेक्टेड, मतलब कि बॉयलर की जो इफिशियंसी है वो इफेक्टेड हो जाएगा, बॉयलर की इफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर एक्सेस एयर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो और क्या हो सकता है, फाइनेस ऑफ कैरी ओवर, फाइनेस कैरी ओवर इन फ्यूल, फाइन्स कैरी ओवर इन फ्यूल। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा फाइन्स क्या हो जाएगा, उसके साथ कैरी ओवर होके चला जाएगा फ्लू गैस के साथ में। साथ ही साथ में मोर इरोजन इन फ्लू गैस पाथ। अब क्या होगा, मोर इरोजन इन फ्लू गैस पाथ, और इसके द्वारा बैड इफेक्ट क्या हो सकता है, और सारे फ्लू गैस पाथ में इरोजन हो सकते हैं। और ये इरोजन क्यों हो रहा है, बैड इफेक्ट के कारण। बैड इफेक्ट कैसे में होगा, ये भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो बता देता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर कोई फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो अनबर्न गैस है, अनबर्न गैस मतलब कि उसमें CO की परसेंटेज जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में सल्फर की मात्रा होगी, और सल्फर का ड्यू पॉइंट आने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनबर्न रहेगा तो टेम्परेचर अच्छे से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सल्फर कंटेंट भी बाहर जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है, SO2 बना लेता है। ठीक है, और SO2 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि गैस पाथ को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, इरोजन कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और इसके टॉपिक पर हम लोग एक और वीडियो बना देंगे कि एयर प्री हीटर कैसे काम करता है, और उसमें इरोजन क्यों होता है या फिर कोरोजन क्यों होता है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, सल्फ़र का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और कैसे उसको हम लोग बच सकते हैं, उसके बारे से एक और वीडियो बना दूंगा मैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि हम लोग 10% एक्सेस एयर ज़्यादा देंगे, याद रखिए इसका इफेक्ट और है, 10% अगर एक्सेस एयर हम लोग ज़्यादा देंगे तो फ्यूल में 3% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसको याद रखना एक स्टैंडर्ड है। 10% अगर एक्सेस एयर ज़्यादा दे दिए, मान के चलो कि 1 kg फ्यूल के लिए आप 20% एक्सेस एयर की ज़रूरत है कंप्लीट कंबशन के लिए, लेकिन आप 20 की जगह में आप 30% दे दिए, मतलब क्यों, क्या 10% एक्स्ट्रा दे दिए, तो यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन का मान 3% आप बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इफ़िशियंसी बॉयलर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टीम जनरेशन का जो कास्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके BOE के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस बार पक्का BOE का एग्ज़ाम आपको क्लियर करा के ही दूंगा। साथ ही साथ में जो कि बंदे एक प्लांट से दूसरे प्लांट जहाँ जाते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ में BOE के एग्ज़ाम जो कि PSC कंडक्ट करवाता है हर एक स्टेट में, बॉयलर ऑपरेशनल इंजीनियर के लिए, तो बॉयलर चीफ इंस्पेक्टर के लिए जो निकलता है ना, बॉयलर चीफ इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।